जी बीजेपी के प्रवक्ता, नमस्कार विदु जी। नमस्कार मोहित जी। हाँ जी सर, नमस्कार जी विदु रावल जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी। कितनी उम्मीदें हैं बजट को लेकर? आपको क्या लगता है कि नमस्कार किस जी क्षेत्र जी। पर ज्यादा फोकस होना चाहिए, एक हरियाणा के नागरिक के लिहाज से भी मैं अगर आपसे बात करूं तो? नासिर जी आपको नमस्कार, अवंतिका जी को नमस्कार और आपके माध्यम से खबरें अभी तक के सभी दर्शकों को नमस्कार। हमारे साथी जो सीए बैठे हैं उनको भी नमस्ते। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में हरियाणा का जो योगदान रहा करता था वो 2.8% रहा करता था हमारी सरकार आने से पहले। और भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो ऊंचे मापदंड रखे, मोदी जी ने जो कहा कि भारत को 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के बाद अब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हमारे बढ़ते हुए कदम है, उसमें हरियाणा का जो योगदान है वो बढ़कर किस प्रकार से पहले 3.4% हुआ और उसके बाद वो आज 4%। पिछले बजट में हमने जीडीपी का 4% जो है वो कंट्रीब्यूट किया। तो देखिए, हम निरंतर उस दिशा में तो बढ़ ही रहे हैं। आपका सवाल बहुत अच्छा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलग अलग तरीके से बताया है कि हम 5S जो है वो हमारी प्रमुखता रहे हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान। किस प्रकार से हरियाणा जो है दिनों दिन उसमें तरक्की कर रहा है। 3Cs पर हमने लगातार अटैक किया है: करप्शन पर, क्राइम पर और कास्ट पर। हमने किस प्रकार से, अभी मैं सुन रहा था आपके पैकेज में भी बताया जा रहा था, मुझे इको आ रही है, प्लीज इस इको को फिक्स करवा दीजिए। ठीक है, बाकी आपकी आवाज टीवी तो पर नासिर सही जी, आ मैं रही है आपके आपके इस पैकेज में भी सुन रहा था कि किस प्रकार। जी धन्यवाद। तो अंत्योदय परिवारों पर जो आपने बताया फोकस, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का निरंतर जो ध्यान है वो पूरा का पूरा केंद्रित है। किस प्रकार से पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का उदय होगा तो पूरे समाज का उदय हो जाएगा, पूरी पंक्ति का उदय होगा। पायदान में जो आखिरी स्थान पर खड़ा व्यक्ति, उसको केंद्र में रखकर हमने योजनाएं बनाने का एक नया क्रम शुरू किया है। हम जानते हैं पूर्ववर्ती सरकारें कहा करती थी कि हम हमारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसका प्रयास करेंगे। अरे साहब, हमारी तो योजना ही अंतिम व्यक्ति से शुरू होती है। और इसी कारण से हम देख रहे हैं कि आज जो है हमारा लक्ष्य अंत्योदय, हमारा पथ अंत्योदय, और हम किस प्रकार से गरीब के चेहरे पर मुस्कान ला पाए हैं। आज गरीब जो है जाति का नहीं रह गया। जब 3Cs की बात करते हैं तो जो कास्ट वाला मामला है, आज गरीब अपने आप में एक वर्ग के रूप में उभरा है। और उसके लिए निरंतर किस प्रकार से केंद्र की सरकार और हरियाणा की भाजपा की सरकार जो है उसके लिए दिनों दिन काम कर रही है। किस प्रकार से उसको छत मुहैया करवाने की बात है, हर घर में नल की जो योजना है, हर घर तक बिजली पहुंचाने की योजना। बिल्कुल मोहित जैन हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बने हुए हैं इस समय। मोहित जैन जी, आपने सुना विधु रावल जी को, लेकिन आपके हिसाब से क्या लगता है किस सेक्टर पर काफी फोकस होना चाहिए सरकार का इस बजट में? प्रदेश के अगर डेवलपमेंट की हम बात करें, प्रदेश के विकास की बात करें, साथ ही कृषि मंत्री जेपी दलाल की ओर से कहा गया कि कर्ज लेना कहीं ना कहीं विकास का भी पैमाना आजकल हो गया है। जो सबसे ज्यादा समृद्ध देश है उस पर सबसे ज्यादा कर्ज मिलेगा। तो ऐसे में आप किस तरह से देखते हैं इस स्टेटमेंट को? देखिए, आज का जो बजट वित्त मंत्री जी द्वारा हरियाणा प्रदेश की विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा, मुझे लगता है कि आज आने वाला बजट जो होगा, चुनाव को भी माध्यम रखते हुए आज मुख्यमंत्री जी आज हरियाणा देश की जनता को अपना बजट समर्पित कर सकते हैं। देखने वाली बात है, 2024 में लोकसभा के इलेक्शन होने और 2024 में ही विधानसभा के इलेक्शन होने हैं। तो कहीं ना कहीं जो आज का बजट होगा वो कृषि क्षेत्र को भी मेरे हिसाब से आज का जो बजट कृषि क्षेत्र को भी ध्यान में रखा जाएगा ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि अभी हमने 1 फरवरी को वित्त मंत्री जी द्वारा, निर्मला सीतारमण जी द्वारा जो केंद्रीय बजट पेश किया गया, उसमें हमें देखने को मिला पिछले बजट के कंपैरिजन में इस बार एग्रीकल्चर सेक्टर को ज्यादा बढ़ावा दिया गया है। और जब कोई भी केंद्रीय बजट को अपना माध्यम बनाकर पेश करती है, परंतु ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जी द्वारा जो आज बजट पेश किया जाएगा वो स्वाभाविक रूप से उसमें चुनौतियां भी होंगी। क्योंकि 10 दिन पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री जी द्वारा अनेक प्रकार की लुभावन योजनाएं उनके द्वारा प्रस्तुत की गई राजस्थान की प्रदेश की जनता को। और कल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा यूपी के लिए जो बजट पेश किया गया, उसमें भी बहुत सारी अलग अलग तरह की नई स्कीमें लॉन्च की गई है यूपी के प्रदेश के लोगों के लिए। उसमें बिजनेस को भी देखते हुए सर्विस क्लास के लोगों का भी ध्यान रखा गया है और एक निम्न वर्ग के लोगों का भी ध्यान रखा गया है।
परंतु देखने वाली बात यह है कि आज मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा अच्छा, एक बात और बताइए मोहित जी, बजट जो सवाल था अवंतिका का, और अभी कृषि मंत्री खबर अभी तक के साथ जुड़ी हुई, तो उन्होंने कहा कि विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए कर्ज लिया जाता है और कर्ज लेकर अगर विकास हो रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि विपक्ष सरकार पर कर्ज को लेकर सवाल उठाता। तो इस पर एक सीए होने के नाते आपका क्या कहना है? कर्ज को अगर हम नेगेटिव सेंस में ना देखकर अगर हम उसको पॉजिटिव देखें तो आज जितने भी बिजनेस क्लास लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी बैंक से कहीं ना कहीं से फंडिंग उठाकर अपना बिजनेस को ग्रो करते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर सरकार कर्ज लेकर अगर अपनी सरकार चलाने के लिए आगे बढ़ती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जीडीपी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचता है। उसका एक ये भी फायदा होता है कि अगर अपने सरकार को, अगर अपने आगे प्रदेश की जनता को बहुत सारी चीजें जो मुहैया करानी है तो उसके लिए कर्ज लेना। ठीक है, आप मानते हैं कि कर्ज लेना कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है, इसको पॉजिटिव तरह भी देख सकते हैं, विकास के लिए भी इसे देख सकते हैं। लेकिन विधु रावल जी, क्योंकि बेरोजगारी को लेकर प्रदेश सरकार को लगातार घेरा जाता रहा है, तो क्या आज के बजट में जब मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे, रोजगार सृजन के अवसर भी उसमें उपलब्ध कराने के लिए कुछ फोकस रहेगा सरकार का? क्या लगता है? जो युवा वर्ग है निश्चित उनको तौर कहीं पर ना कहीं हमने जिस प्रकार से दिनों दिन काम किया है, बजट के अंदर भी उसका प्रावधान किया है। ये सवाल मुझसे था शायद। जी मोहित जी, देखिए हरियाणा के अंदर बहुत ये मिसलीडिंग बात कही जाती है, और खास तौर पर एक घर की बनाई हुई संस्था जिसका नाम उल्लेख कर दें तो CMIE है, जो घर की बनाई हुई संस्था के फिगर्स को मिसकोट किया जाता है। पहली बात तो सर्वे ही गलत आयु वर्ग में करती है। हरियाणा बेरोजगारी के दर में देश की जो नेशनल एवरेज से बहुत कम है। हमारे जो पड़ोसी स्टेट्स हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है, और अलग अलग जो अच्छी ऑथेंटिक जो संस्थाएं हैं उनकी रिपोर्ट्स बताते हैं कि कहीं अधिक है। और ये तब हो पाया है जब हमने स्वावलंबन, सेल्फ रिलायंस के तौर पर हमने काम किया है। ढांचागत विकास, कैपिटल इन्वेस्टमेंट हम हर बजट के अंदर लेकर आए हैं, उस पर विशेष ध्यान दिया है हमने, और केंद्रीय स्तर पर भी देखा है। देखिए रोजगार का सृजन करना बहुत आवश्यक है। कहां पर तो पूर्ववर्ती सरकार केवल बेरोजगारी भत्ता देकर ही अपने कर्तव्य की तीसरी समझती थी। हमने रोजगार के अवसर उत्पन्न किए हैं, साथ साथ सक्षम जैसी एक योजना जिसमें किस प्रकार से 100 घंटे का काम जो है दिया जाता है उन लोगों को जो कि अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, किस प्रकार से करते हैं। इसके अलावा हमने पूर्ववर्ती सरकारें जो है, हमसे पहले वाली जो 2 सरकारें हैं, उनका कुल जो जोड़ है उससे अधिक सरकारी नौकरियां दी हैं हमने। आज हम जब बैठे हैं तो लगभग 1,10,000 के करीब हम सरकारी नौकरी दे पाए हैं, जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो सरकार थी दोनों टर्म की जमा इंडियन नेशनल लोकदल की जो इनेलो की सरकार, यानी 15 वर्ष में जो रोजगार दिया गया उससे 20,000 अधिक युवाओं को हमने रोजगार दिया है केवल 8 साल में। उनसे आधे समय में उनसे जो है विधु रावल जी, नितिन सिंगला जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। करोड़ का नमस्कार नितिन जी। अच्छा विधु रावल जी, अब एक संक्षेप में एक टिप्पणी इस पर, आपने CMI रिपोर्ट की बात की, तो जब भी ये इस रिपोर्ट का जिक्र होता है तो विपक्ष की तरफ से, खासतौर से हरियाणा में, ये कहा जाता है कि जब यूपी में ये रिपोर्ट आंकड़े पेश करती है तो वो सही लगते हैं, और हरियाणा में इस रिपोर्ट के आंकड़ों को माना नहीं जाता। दूसरी बात ये कि इस बजट में, जैसे मोहित जैन कह रहे थे, वो हालांकि वो सीए हैं लेकिन वो फिर भी कह रहे थे कि चुनाव आने वाला है तो एक तरीके से चुनावी बजट भी होगा और जनता को और ज्यादा खुशियां मिल सकती हैं, तो ऐसा ही होने वाला है? जनता को खुशियां हमने हर बजट में दी हैं। चुनावी जहां तक बात है तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरह एक चुनावी मशीन नहीं है जो केवल चुनाव जीतने के लिए कार्य करती है। हम आम जनमानस के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए, उनके जीवन को सुगम करने के लिए हम राजनीति करते हैं और निरंतर उसी दिशा में करते रहेंगे। जो पहले वाला आपका सवाल है, CMIE सदी का सबसे बड़ा जोक है। वो 11 वर्ष की आयु से अनएम्प्लॉयमेंट काउंट करता है। पूरी दुनिया के अंदर कौन सा मानक है जो 11 वर्ष की आयु से जो है आपको एम्प्लॉयमेंट देने की बात कर रहे हैं? और बल्कि 14 वर्ष तक तो वैसे भी कहा जाता है कि 14 वर्ष तक जो है एम्प्लॉयमेंट का जो है गैर कानूनी है, रोजगार जो है गैर कानूनी अगर कोई करवा रहा है तो बाल श्रम में आ जाता है वो। लेकिन CMIE अपने आप को एक मजाक बना चुका है। मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं। मैं आज तक जब भी बात हुई है मैंने CMI को अलग अलग तरीके से उसको खंडित किया है। वो सबसे बड़ा मजाक है और जो उसको कोट करते हैं वो सबसे बड़े जोकर हैं। नितिन सिंगला कतई नहीं करता।
उनके सीएमडी जो है महेश व्यास, आपने कांग्रेस ने विदु जी की घोषणा बात पत्र सुन ली। 2014 उन्होंने में कहा लिखते कि हैं, हमारी 2019 सरकार का में उन्होंने लिखा। हर वर्ग जो का ख्याल कांग्रेस रखा का गया घोषणा है। पत्र लिखता है उसकी बात क्या ठीक है। करेंगे? विदु जी कह रहे हैं शुरू से कि हमारी सरकार में हमेशा हर वर्ग का ख्याल रखा गया है और चुनाव को देखकर हम बजट नहीं लाते। और जो सीएमआई का जिक्र हो रहा था वो मजाक है, बहुत बड़ा मजाक है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं विदुर जी को बता दूं कि शायद हो सकता है कि हर राज्य के अंदर इनके अलग अलग पैमाने हैं, और हर सर एक राज्य और में मैं इनके अलग बीच में स्टेटमेंट आपको है, इंटरप्ट करते हुए, आज के हर बजट से राज्य में आपको क्या इनका अलग उम्मीद है? स्टैंड है। हाँ, ठीक है। आप देखिए, सीएमआई की रिपोर्ट को जिसे मजाक और जोक बता रहे हैं, उस रिपोर्ट को ही योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचार कर रहे हैं। उसी रिपोर्ट का इस्तेमाल करके उसके पैम्फलेट छपवाए गए हैं, आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने घर घर गली गली उनको बंटवाया है। और यहाँ हरियाणा के अंदर जब आप, वो एक कहावत है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हरियाणा के अंदर इस तरीके से हो चुकी है। नंबर एक। दूसरी बात, इन्होंने बात करी कि भाई ओपीएस के ऊपर, आप देखिए आज जो कर्ज के ऊपर इन्होंने बात करी, हरियाणा के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2014 तक जब कांग्रेस की सरकार थी, तो 65,000 करोड़ का कर्ज छोड़कर गए थे। और आज 3,11,000 करोड़ का कर्ज हरियाणा के कंधों पर मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने छोड़ा है। तो बताया जाए कि आखिरकार ये 3,11,000 करोड़ कहाँ खर्च हुए। दूसरी बात, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कृषि मंत्री कहते हैं कि कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है, कर्ज लेकर अगर प्रदेश का विकास हो सकता है तो वो अच्छी बात है। आप ये बताइए कि कर्ज लेकर अगर आप विकास करें तो समझ में आता है, और कर्ज को भुगतान करने की भी नीति कोई बनाई जाती है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप एक दिन हरियाणा को 10 लाख करोड़ पर कर्ज पे पहुंचा देंगे सिर्फ विकास के नाम पर? लेकिन ये बात तो जो आर्थिक विश्लेषक हैं वो भी कहते हैं कि अगर कर्ज लेकर विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है तो कोई बुराई नहीं है, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी ये करते हैं। सर एक बात बताइए, मैं मोहित जी आपके माध्यम से एक सवाल पूछना चाहूंगा मेरे साथी प्रवक्ता से, कि कर्ज लेने से अगर विकास होता है तो अच्छी बात है, क्या उस कर्ज का हिसाब, उस कर्ज का चुकता करने की कोई नीति है कि नहीं, या सिर्फ आपको अपना कार्यकाल पूरा करना है 10 साल का? ओपीएस की स्कीम के ऊपर एक बार जवाब दीजिए। मोहित जी बोल रहे हैं जी, मोहित जी। और हाँ ठीक है, देखिए ऐसा है, आप ये देखिए जो भी सरकार सत्ता पक्ष में होती है, जो भी सरकार सत्ता पक्ष में होती है, वो अपना बखूबी अपना बखान करती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। जो सत्ता पक्ष में होता है वो विपक्ष उसके ऊपर हमलावर होता है, और जो विपक्ष में होता है सत्ता पक्ष उसकी जवाबों का, उसकी बातों का जवाब देने में कहीं ना कहीं साइड होता है। अब रही बात कर्ज लेने के लिए नीतियां, आप ये देखिए, नीतियां चाहे कांग्रेस की सरकार होती है चाहे बीजेपी की होती है, सबकी अपनी अलग अलग नीतियां होती हैं, और हर सरकार यही चाहती है कि प्रदेश में बदलाव हो, प्रदेश में तरक्की हो, उसमें रहने वाले युवा वर्ग को, उसमें रहने वाले बिजनेस लोगों को कहीं ना कहीं बढ़ोतरी मिले। और हर कोई, चाहे कोई भी सरकार होगी, वो अपना जो भी कार्यकाल होती है वो बखूबी अपने हिसाब से अपनी नीतियों के तहत करती है। अब आप ये देखिए, जब सरकार पिछले 10 सालों में कांग्रेस की रही हरियाणा में, तो क्या उन्होंने कर्ज नहीं लिया? लिया। क्या अगली सरकार जब बीजेपी आई तो क्या कांग्रेस से उन्हें कर्ज नहीं मिला? मिला उनको भी। और मान लीजिए अगली बार कोई भी सरकार जैसा भी होता है, जो भी शिफ्टिंग है, तो वो सबके साथ होता है लोन ट्रांसफर का। बट ये नीतियां जो होती है वो सबकी अपनी अपनी होती है। और अगर आप देखें पिछले 9 सालों में जो खट्टर सरकार की नीतियां रही, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा नहीं रहा कि वो कर्ज भी नहीं चुका पाए, ऐसा भी नहीं रहा कि उनको किसी ने कर्ज देने से मना कर दिया। और अब नितिन जी, इस बात पर आपकी एक प्रतिक्रिया, फिर मैं विदु जी आपके पास आ रहा हूं, फिर आप दीजिएगा जवाब जी। हाँ। देखिए, मैं बता देना चाहता हूं, सन 2004 के अंदर जब चौटाला सरकार का खत्म होकर कार्यकाल और हुड्डा साहब सीएम बने थे, कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो 32,000 करोड़ का कर्ज चौटाला सरकार ने छोड़ा था, जिसे 10 साल के अंदर 65,000 करोड़ करने का काम किया कांग्रेस सरकार में, जिसके अंदर अनेकों योजनाएं हरियाणा प्रदेश को मिली। लेकिन इस 8 साल के कार्यकाल में 3,11,000 करोड़ का कर्ज हरियाणा के कंधों पर मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार ने देने का काम किया है। तो आखिरकार ऐसा कौन सा विकास सरकार का ये कहना होता है कि गलत आंकड़े कर्ज के कांग्रेस पेश कर रही है? विदु जी, बिल्कुल गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं, और मैं बड़ा हैरान हूं
ये दिनों दिन पूरे पुराने इतिहास की पुस्तकों को किस प्रकार से बदल रहे हैं। खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगर आप शुरू की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे तो वो खुद कहा करते थे 1 लाख करोड़ का कर्ज था जब मैं गया था। फिर उन्होंने 98,000 करोड़ शुरू किया, फिर 75 और 70,000 करोड़ किया। अभी जो लेटेस्ट भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो लोएस्ट फिगर कोट किया है वो 70,000 करोड़ की है। अब यहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता 65,000 करोड़ कर रहे हैं। कल आकर ये 10 साल पुराना कर्ज जो है 60,000 बता देंगे। ये तो मजाक चल रहा है पूरी जनता के साथ। किस प्रकार से 70,000 करोड़ का बिल्कुल ठीक आंकड़ा है, जमा 28,000 करोड़ का जो बिजली का बिल भर के बिजली का जो कर्ज छोड़कर गए थे बिजली कंपनियों पर, वो क्या आकर युगांडा से लोगों ने भरना था? उसको कौन जोड़ेगा? ये कह रहे हैं गलत आंकड़े नहीं करने चाहिए। 3.25 लाख के आसपास करोड़ का। विधु जी, अभी हरियाणा के ऊपर कितना कर्ज है? सरकार की फिगर क्या है कर्ज की मौजूदा वक्त में? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इकोनॉमिक सर्वे आया है कल, और आज जो है बजट के अंदर उसका उल्लेख किया जा रहा है। लेकिन मैं एक महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, बजट साइज भूपेंद्र सिंह हुड्डा बजट साइज क्या था उनका? 26-27,000 करोड़। आज वो बढ़कर जो है लगभग 10 गुना हो गया है। उसका उल्लेख नहीं कर रहे हैं।